नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। हाल ही में जो आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 12 की किताब आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, एक नई किताब सिलेबस में ऐड की गई है। उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सूचना के अधिकार से तात्पर्य है जानने का अधिकार। आइए बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में। ये अधिनियम 15 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय अधिनियमित किया गया था। इसी तारीख को इसके कुछ प्रावधान उसी तिथि से यानी 15 जून 2005 से प्रभाव में आ गए। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये कानून संपूर्ण राष्ट्र यानी कि पूरे भारत में लागू हो गया। हम आपको बता दें कि राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि 1975 का एक मामला था, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 में शामिल कर लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है, पूछ लिया जा सकता है, तो आप याद रखें अनुच्छेद 19। आइए बात करते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन के विषय में। सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करता थे अरुणा राय। सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान राज्य के भीम तहसील के एक छोटे से गांव देवडूंगरी से प्रारंभ हुआ था। आइए बात करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना, शासन के उत्तरदायित्व को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना तथा लोकतंत्र को पारदर्शी बनाना। आइए बात करते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अर्थ की। सूचना का अधिकार से तात्पर्य है लोक प्राधिकारी के कार्यक्रम में पारदर्शिता के लिए तथा उनके नियंत्रण में होने वाले कार्यों की सूचना तक आम नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग गठित किए गए। आइए बात करते हैं सूचना के अधिकार की अवधारणा की। सूचना का अधिकार ई शासन की अवधारणा पर आधारित है। ई शासन से तात्पर्य ई गवर्नेंस और ई शासन पारदर्शी शासन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इस अवधारणा के तहत सूचनाएं सहज रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि सूचना के अधिकार की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। आइए बात करते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के क्षेत्र की। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई भी आम नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना कानून में परिभाषित लोक प्राधिकरण से मांगी जा सकती है, यानी कानून में जो भी लोक प्राधिकरण परिभाषित है उनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इस अधिनियम के तहत निम्न सामग्री हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दस्तावेज या कोई अभिलेख है, पांडुलिपि, पत्रावली, परिपत्र, दस्तावेजों की माइक्रोफिल्म हो सकती है, कोई आदेश हो सकता है, प्रतिवेदन हम प्राप्त कर सकते हैं, दस्तावेज या कागजात जो होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, प्रेस रिलीज हम प्राप्त कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री आदि हम सूचना के अधिकार के तहत किसी भी लोक प्राधिकरण से प्राप्त करने का हमारा अधिकार है। आइए अब जानकारी लेते हैं सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा की। लोक सूचना अधिकारी के पास यदि आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के 30 दिनों की अवधि के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है। यदि सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करते हैं तो 35 दिनों की अवधि के अंदर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना मांगी जाती है तो उसे 48 घंटे की अवधि में सूचना देना अनिवार्य है। और यदि हम तीसरे व्यक्ति से संबंधित और पक्षकार को नोटिस देना पड़े, ऐसी स्थिति में सूचना की सीमा 40 दिन तक हो जाती है। आइए बात करते हैं आवेदन करने के तरीकों की।
आवेदन लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास किया जा सकता है। हम जो आवेदन करते हैं वो निम्नानुसार कर सकते हैं। या तो हम आवेदन व्यक्तिगत रूप से जाके जमा करा सकते हैं, या हम आपको बता दें कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कराने पर पावती प्राप्त होगी और उस पावती पर आवेदन करने की तिथि, समय, स्थान और प्राप्त करने वाले का नाम उल्लेख होना चाहिए। आप डाक द्वारा भी आवेदन भेज सकते हैं, परंतु डाक से आवेदन भेजने पर पंजीकृत डाक द्वारा ही आवेदन भेजना होगा, या फिर हम फैक्स या ईमेल द्वारा भी आवेदन भेज सकते हैं। आइए बात करते हैं अदेय सूचनाओं के विषय में, यानी कि सूचना के अधिकार के तहत हम किन किन सूचनाओं को मांगने का हमारा या आम नागरिक का अधिकार नहीं है। ऐसी सूचनाएं जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो, ऐसी सूचना जिससे दूसरे राज्य से संबंधित प्रभावित हो, देश या राज्य की सुरक्षा रणनीति, विज्ञान तथा आर्थिक मामलों से संबंधित गोपनीय जानकारी भी हम सूचना के अधिकार के तहत नहीं प्राप्त कर सकते। विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं भी नहीं मांगी जा सकती। साथ ही मंत्रिमंडल से संबंधित दस्तावेज भी सूचना के अधिकार के तहत नहीं मांगे जा सकते। ऐसी सूचनाएं जिससे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो, ऐसी सूचनाएं जिससे न्यायालय या ट्रिब्यूनल की अवमानना होती हो, ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो, ऐसी सूचनाएं जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करती हो, ऐसी सूचना जिससे अपराध को बढ़ावा मिले, ऐसी सूचना जो अन्वेषण में बाधक हो, और ऐसी सूचना जो सरकार, व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो, नहीं दी जा सकती सूचना के अधिकार के तहत। आइए अब समझते हैं सूचना के अधिकार के दंड के क्या प्रावधान है। यदि संबंधित लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं करता है अथवा सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, या जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना देता है, तो उस सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना आयोग अर्थदंड आरोपित कर सकता है। आइए बात करते हैं सूचना का अधिकार से संबंधित चुनौतियों एवं समाधान की। आइए बात करते हैं पहली चुनौती की। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियम 4 के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएं बिना नागरिकों के मांग के स्वतः ही प्रकाशित करना या प्रकटीकरण करना अनिवार्य, यानी 17 ऐसी श्रेणियां हैं सूचनाओं की जो लोक प्राधिकरण जो प्रशासन है उसको स्वतः ही उनका प्रकाशन कर देना चाहिए। परंतु इन श्रेणियों के सूचनाओं को प्रकाशित करने के दायित्व को सार्वजनिक संस्थाओं ने ऐच्छिक दायित्व मानकर प्रकाशन को इच्छा पर निर्भर मान लिया, यानी कि उनकी इच्छा होती है तो वो प्रकाशित करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो इसका समाधान ये है कि इसके समाधान हेतु इन श्रेणियों की सूचनाओं के प्रकाशन को शासन व्यवस्था के एक सामान्य आवश्यक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत जो दूसरी चुनौती है वो है नागरिकों में जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। इसका समाधान हम वृत्त चित्र, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम, सूचना मेले आयोजित कर, साहित्य का वितरण कर, विज्ञापन आदि द्वारा लोगों में जागृति पैदा करके इस चुनौती का जो है समाधान हम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सूचना के अधिकार की उपयोगिता के विषय में। सूचना के अधिकार की उपयोगिता निम्न आयामों से स्पष्ट की जा सकती है। पहला है लोकतंत्र का आधार स्तंभ। सूचना का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध एवं संरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता हेतु देश की जनता की जागरूकता को बनाए रखने के लिए सूचना का प्रवाह आवश्यक है। दूसरा आयाम है सुशासन की प्राप्ति। सुशासन से तात्पर्य है ऐसे शासन से जो सहभागी, पारदर्शी एवं जवाबदेही हो। सुशासन की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब किसी देश के नागरिकों को जानने का हक प्राप्त हो। तीसरा आयाम है भ्रष्टाचार में कमी। सूचना के सुचारू प्रवाह से अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में कमी आती है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार करने वालों के लिए भी भय का काम करता है, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगता है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना का अधिकार हथियार का कार्य करता है।
यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2018 में जारी सूची के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 78वां है। साथ ही हम आपको बता दें कि जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त होता है इस सूची में, वो सबसे कम भ्रष्ट देश होता है। चौथा और महत्वपूर्ण आयाम है मानव अधिकारों को संरक्षण। मानव अधिकारों के संबंध में सूचना के अधिकार की स्थिति मूलभूत मानव अधिकार की ही है। सूचना का अधिकार परोक्ष रूप से नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं पांचवें आयाम की, पंचायत राज को मजबूती। पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन को सूचना के अधिकार के माध्यम से ही फलित किया जा सकता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से पंचायत राज संबंधी पत्रावली का अवलोकन कर पंचायत राज व्यवस्थाओं के कार्यों के संचालन व उनके क्रियान्वयन की गति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे इन संस्थाओं के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी द्वारा गांव के विकास में बदलाव लाया जा सकेगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि देश में पंचायत राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, जो कि 1993-94 में हुआ, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा यानी संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। आइए बात करें अगले आयाम का, लोकतांत्रिक नीतियों में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में प्रमुख मुद्दा है लोकतांत्रिक गतिविधियों में जनता की सार्थक भागीदारी, और जब तक जनता के पास सही जानकारी नहीं होगी तब तक जनता नीतियों में सार्थक भागीदारी नहीं निभा सकती।